रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये चैप्टर भी सॉल्यूशन चैप्टर के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे शुरू से तो आपको ये चैप्टर फिर समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से हम लोग करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बेसिक देखेंगे। ठीक है, और बेसिक समझने के बाद ही फिर ये चैप्टर हमको आगे समझ में आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, वेटेज इसका उतना ही होता था 5 मार्क्स का। 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता था। कुल मिला जुला के 5-6 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते थे। ठीक है, इस साल हो सकता है कि इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है ना, तो वो फिर हमको बाद में पता चलेगा वेटेज कितना है, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो आइए इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी शब्द से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। ठीक है ना, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं हम? जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ऐसी चीज़ें केमिस्ट्री में आती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्या मीनिंग हो गया? जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, दैट इज केमिकल रिएक्शन, सीधी सी बात। ठीक है, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रो कहाँ से उठाया? इलेक्ट्रिसिटी से उठाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उठाया। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, इनका आपस में जो भी रिलेशन होता है, या आपस में जो भी इंटर कन्वर्जन होता है, इंटरचेंज होता है इनके बीच में, इन्हीं की स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसी की स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ में आया? बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सेल और बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई सेल कैसे ऑपरेट होता है, बैटरी कैसे काम करती है ना। बैटरी के अंदर लिक्विड होता है, सॉल्यूशन H2SO4 का, HCl का, एसिड होता है ना बैटरी के अंदर। उस एसिड में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है कि हम बैटरी के ऊपर से 2 तार लाते हैं तो हमारे घर का बल्ब जल जाता है, हमारे घर का पंखा चलता है ना। हम सबके घर में इन्वर्टर लगे होते हैं, बैटरी का हम लोग यूज़ करते हैं बैकअप के तौर पे। जब मेन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, फ्यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी या कट हो जाता है पावर हाउस से, तो हम लोग अपने घर में क्या चलाते हैं? इन्वर्टर। और इन्वर्टर किससे बनता है? बैटरी से। तो बैटरी के अंदर तो सॉल्यूशन भरा हुआ है एसिड का। उस सॉल्यूशन के अंदर आपस में कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जब हम वहाँ से तार निकाल के लाते हैं तो हमारे घर का पंखा भी चलता है, बल्ब भी जलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसका मतलब है बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है? जो हम अपने घर में देखते हैं, बल्ब जलाना, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? बैटरी के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में, कि सेल कैसे ऑपरेट करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन उठाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नोट करते चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच, चलिए मैं इसको नोट करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन एंड देयर इंटरचेंजेस। ठीक है, मैं नोट करता हूं इसको। What is the meaning of electrochemistry? It is the branch of science which deals with the study of relation between electricity or electrical energy and chemical reaction, और इनका इंटरकन्वर्जन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाना, इनका आपस का इंटरकन्वर्जन। ठीक है, ये सब नॉलेज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, करना क्या है? क्लियर हो गया ये? ठीक है, नाउ इसके बाद देखिए, बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन इस दुनिया में, इस नेचर में 2 तरह के होते हैं।
एक तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आया? एक वो रिएक्शन है जिसको स्टार्ट कर दिया तो वो फिर अपने आप होते रहेंगे, उसको हम स्टार्ट नहीं करते या हमसे उसको कोई मतलब नहीं कि जब तक हम उसको चलाएंगे तब तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप चलते हैं। अपने आप चलने वाले रिएक्शंस कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं होते, उसको चालू करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो स्टार्ट होते हैं। और जब तक एनर्जी देंगे तब तक वो रिएक्शन चलता रहेगा। और जैसे ही हमने सप्लाई वाली एनर्जी बंद कर दी तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के नहीं चल सकते, नहीं हो सकते, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप के ही होते हैं, एक कौन सा मैंने बताया? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जो अपने आप हो। और एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको शुरू करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना? तो दो तरह के रिएक्शन पॉसिबल हैं। एक है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे तरह का रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा जी आपने पढ़ा है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, क्लास 11th में। ठीक है, उन सब चीज़ों का यहाँ यूज होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो क्लास 11th का लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिए गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, या फिर हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं और ये कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बाद में हम इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए नॉमेनक्लेचर के तौर पर यहाँ इसको नोट कर सकते हैं आप। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? देखिए ये कैसे रिएक्शन है जिसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन अपने आप होता है ना, और हमको एनर्जी मिलती रहती है। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है बिना किसी हेल्प के, अपने आप, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, अपने आप हो रहा है, हम तो एनर्जी खर्च नहीं कर रहे। तो अगर हम एनर्जी नहीं खर्च कर रहे और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। अगर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, तो याद रखिएगा देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। जब भी रिएक्शन दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलेंगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। समझ में आया? वाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन होते ही क्यों है? तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? मॉडर्न अप्रोच से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। वो हम सोचते हैं ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिला है ना, कंबशन रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन का एडिशन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हम क्या देखते हैं कि एडिशन हो रहा है, जबकि एक्चुअल में एडिशन नहीं होता। ये दोनों आपस में क्यों मिल गए? तो आंसर है दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया ना? क्यों दो चीजें मिलती हैं? क्योंकि आपस में उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी ये मिली और तीसरी चीज बनी, इसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई दो चीजें मिलती हैं, तीसरी चीज बनती है। लेकिन ये मिली क्यों? क्योंकि इनमें आपस में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा उसके पीछे कारण कौन है? ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। और हम बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ट्रांसफर किसको होना है? इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो उसका चार्ज भी तो ट्रांसफर हो रहा है। और जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है। तो पक्का मान लीजिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कौन सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का चलना ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो जहां भी चार्ज चलेगा, किसी भी बहाने से चले, किसी भी रूप से चले, हमको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। समझ में आई बात। तो जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन से क्या मिली हमको, इलेक्ट्रिसिटी। यानी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या हमने स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शन, नहीं, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन था जो अपने आप होता था। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसमें केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहां से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्यों हुए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी। वो केमिकल एनर्जी बाद में किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई, और ये अपने आप हुआ, रिएक्शन अपने आप हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में। दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है जो अपने आप नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। जैसे अगर हमारा सेल डिस्चार्ज हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो उसको हमको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, तब जाके वो चार्ज होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, है ना, तब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होगा और उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बैटरी चार्ज होगा। तो बैटरी चार्ज करने के लिए अपने से चार्ज हो जाता है या बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद से नहीं चल सकते, हमको एनर्जी देनी पड़ती है और तब जाके वो स्टार्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसमें इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं तो अंदर क्या पैदा होता है, केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। ठीक है। और ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको ऐसे बॉक्स में पैक करिए, और यही इस चैप्टर की जान होगी आगे चल के, यही बेसिक है। ठीक है। हमको बैटरी के बारे में पढ़ना है। आई बात समझ में। जो बैटरी केमिकल रिएक्शन करके अपने आप हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगी, इधर देखिए, बाद में लिखिएगा, जो बैटरी, जो सेल केमिकल रिएक्शन करके कौन सी एनर्जी देगी हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम इन्वर्टर से लेते हैं, बैटरी में तार लगाते हैं, हमारे घर का लाइट जलता है, पंखा चलता है, तो अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हम कोई वर्क कर रहे हैं ये रिएक्शन करवाने के लिए, ये प्रोसेस दिखाने के लिए? नहीं कर रहे। हमने सिंपली तार जोड़ा बैटरी से और हमको क्या मिलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुए, केमिकल एनर्जी है, तो वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो बैटरी या जो सेल ये प्रोसीजर करके दिखाएगा वो बैटरी कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहते हैं ऐसी बैटरी या ऐसी सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयरफॉर द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है इसका भी। और जिस सेल को हम एनर्जी देते हैं तब जाके उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, किसी भी बैटरी के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, रिडॉक्स। कौन से होते हैं, रिडॉक्स। और रिडॉक्स किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों साथ साथ हो साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चाहे भले वो केमिकल रिएक्शन हो करके हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, केमिकल रिएक्शन हुआ, या हम एनर्जी खर्च करके केमिकल रिएक्शन करवाएं, केमिकल रिएक्शन हुआ। ये दोनों टाइप के केमिकल रिएक्शन
कौन से होंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा, दोनों टाइप के केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आप याद रखेंगे। इसलिए अब हमको बैटरी के बारे में पढ़ने से पहले, सेल के बारे में समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप नोट करिए। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बेसिस। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों टाइप के सेल पढ़ने के लिए हमको रिडॉक्स रिएक्शन चाहिए। बिना रिडॉक्स रिएक्शन के ये चैप्टर हमारे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए इसको हमको डिटेल से डिस्कस करना है। हालांकि रिडॉक्स क्लास 11th का टॉपिक है ना, एक चैप्टर ही है पूरा रिडॉक्स के नाम से क्लास 11th में, तो उसी का जस्ट हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आंसर है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होते रहें। समझ में आया? रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता रहे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस टेक प्लेस। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? in which simultaneously oxidation and reduction take place। ठीक है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रहा है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ। ऐसा नहीं कि एक बार ऑक्सीडेशन होगा फिर दूसरी बार रिडक्शन होगा ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें दो सेपरेट कॉलम बना लेता हूं, एक ऑक्सीडेशन का और दूसरा रिडक्शन का। रिडक्शन, ठीक है ना, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, यही दोनों रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक डेफिनेशन से इसकी बात करेंगे। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, और बेसिक डेफिनेशन से चल के मॉडर्न डेफिनेशन तक आते हैं हम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये अच्छे से बनने भी लगेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनिशियली इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। शुरू में जो हमने इसके डेफिनेशंस फिक्स किए थे, डेफिनेशंस बनाए थे, वो कैसे बनाए थे? तो इसका आंसर ये है कि नेचर में हमको जो मेटल्स मिलते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, कोई भी मेटल हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, कोई भी चीज़ हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। जैसे एल्यूमिनियम को ही ले लो, एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसके वायर आते हैं, घर में हम लोग एल्यूमिनियम के वायर लगाते हैं ना, क्या वो एल्यूमिनियम का मेटल प्योर मेटल के स्टेट में ज़मीन से निकल के हमको मिल जाता है? आंसर है नहीं। तो कैसे मिलता है? अपने ओर्स में मिलता है। एल्यूमिनियम का ओर कौन सा होता है? बक्साइट। कौन सा होता है? बक्साइट का पत्थर मिलता है ना, लाल पत्थर जिसको बोलते हैं बक्साइट। जैसे आयरन जो हम यूज़ करते हैं, आयरन क्या प्योर स्टेट में आयरन ही मिलता है ज़मीन से? नहीं, क्या मिलता है? उसका ओर मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? हेमाटाइट। पढ़े ये सारी चीज़ें आप ना? एल्यूमिनियम का तो सुना होगा, बक्साइट। बक्साइट एक पत्थर है, लाल पत्थर, तो वो पत्थर मिलता है, फिर उस पत्थर को हम प्योर करते हैं और प्योर करके उससे मेटल निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। देखिए, नेचर में कोई भी चीज़ प्योर स्टेट में नहीं मिलती, कुछ कुछ हैं जो मिलते हैं प्योर स्टेट में, मोस्ट ऑफ द थिंग प्योर स्टेट में नहीं मिलती। तो कैसे मिलती हैं? अपने ओर्स में। ओर क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा, ओर होता है हैलाइड या ऑक्साइड। क्या होता है? हैलाइड होता है या
ऑक्साइड। हैलाइड मतलब या तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बना लेगा जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मिसाल ले रहा हूं मैं, हैलाइड ऑक्साइड कोई भी अलग अलग मेटल बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पत्थर हमको बक्साइट के नाम से मिलता है, लाल पत्थर, वो एक्चुअल में क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड मतलब नेचर में हमारे हर जगह ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है, ये है उसका ओर। फिर अगर हम इसमें से एल्यूमिनियम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसने जो ऑक्सीजन जोड़ रखा है उस ऑक्सीजन को क्या करें, हटा दें। ऑक्सीजन अगर हमने अलग कर दिया तो क्या बच गया, एल्यूमिनियम, निकल गया एल्यूमिनियम। ये एक मैं जनरल प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं, अदरवाइज इसमें इम्प्योरिटी बहुत सारी होती हैं। अगला 6वां चैप्टर हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल कैसे बनाते हैं, कैसे उसको छानते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 6वां चैप्टर पूरा इसी के बारे में है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, समझ में आया, और रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो नेचर में हमको जो मटेरियल मिलते हैं, जो मेटल मिलते हैं, वो किस स्टेट में मिलते हैं, इम्प्योर। और इम्प्योर स्टेट का क्या मतलब है, जैसे एल्यूमिनियम की बात ले लो, एल्यूमिनियम क्या करता है, नेचर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, इम्प्योर स्टेट में आ गया ऑक्साइड। तो इसने ऑक्सीजन जोड़ लिया, ऑक्साइड बना लिया, यही है, यहीं से इसके नाम की शुरुआत हुई। इसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का जनरल प्रिंसिपल क्या बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज ने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और हम उसको लैब में लाके अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग करते हैं, ऑक्सीजन अलग किया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये नाम कहां से इजाद हुए, समझ में आया। नेचर में जो मटेरियल हमको मिलते थे, मेटल मिलते थे, वो इम्प्योर स्टेट में मिलते थे और उसकी इम्प्योरिटी का मेन कारण क्या था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को जोड़ जोड़ के वो ऑक्साइड बना लेते थे, और सारी चीज़ों का लगभग ऑक्साइड बनता ही है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेना, उसको जोड़ लेना। तो ऑक्सीजन जो भी रखेगा, जो भी जोड़ेगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये शब्द यहाँ से बना। और ऑक्सीजन को जब भी अलग कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन करने से हमको प्योर मटेरियल मिल जाता है। आई बात समझ में। तो पहला ऑक्सीडेशन शब्द और रिडक्शन शब्द कहाँ से आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अपन इसको जल्दी जल्दी कोट करते हैं। तो इसका पुराना डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, पहला शॉर्टकट में लिखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एटम के साथ, किसी भी स्पीशीज के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहला डेफिनेशन सेट हो गया, समझ आया। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन निकल गया तो उसका रिडक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं एग्जांपल। एल्यूमिनियम में हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो ये इसका क्या बन गया, Al2O3, बक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दे दिया, एडिशन किया तो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। दिस इज बक्साइड, ठीक है। ये है इसका एग्जांपल। और अगर हमने इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया तो, ठीक है, इसी का रिएक्शन देखिए, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर मैं इसका रिएक्शन कार्बन के साथ कराऊं तो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, यहाँ से निकाल लेता है, और निकाल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एल्यूमिनियम मेटल अलग हो जाता है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। याद रहेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्साइड बन गया तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या हो गया, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर हमने यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, इसका ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हम बोलेंगे एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। ये जनरल प्रिंसिपल बना, पहला डेफिनेशन बना, ओल्ड अप्रोच। आई बात समझ में यहाँ तक, समझ गए, समझ गए ना। हाँ, अगला चीज देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं। जैसे
ऑक्सीजन ऐड किए तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह से किसी से अगर हम हाइड्रोजन निकाल दें, अभी हमने हैलाइड की बात भी की थी ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज से हाइड्रोजन अगर अलग हो रहा है अगर, तो भी हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल नोट करते हैं, मीथेन CH4, मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस का रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ कराते हैं, ठीक है, मीथेन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बन के साथ नहीं कराते, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन या कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें ऑक्सीजन हो, है ना, कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें ऑक्सीजन हो। तो अगर हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मीथेन गैस का, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को लिबरेट करा देगी, और लिबरेट करा के क्या बनेगी देखना, ये बनता है एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से H2O, क्या बना, H2O, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 4 हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं, एक हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 4, तो बैलेंस करना कोई बड़ी खेल नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ देखिए हुआ क्या, अगर हम यहाँ देखें तो इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया कार्बन के साथ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया भाई, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है। लेकिन इसको ऑक्सीजन मिला तो कैसे मिला, तो आंसर है इसके पास तो पहले हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन को छोड़ा तब जाके ऑक्सीजन के साथ ऐड हो पाया। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए एक चीज़ हमको यहाँ क्या दिख गई, अगर हाइड्रोजन निकलता है कहीं से भी तो भी हम उसको क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुआ ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या दे देता है, ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात। ये दूसरी चीज़, अगर इधर बात करें, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन, इथीन है। इथीन को अगर हम पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, हाइड्रोजन गैस पास करवाएं, तो फिर ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में पढ़ रहे थे ना, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी जुड़ गया, इस कार्बन के साथ भी जुड़ गया, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, याद रहेगा ये, ठीक है। ये पुराने अप्रोच हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये पुराने अप्रोच हैं, ये उतने ज़्यादा हमारे काम में नहीं आते, क्योंकि कहीं कहीं पर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिनकी कहानी, जिनका रिडॉक्स हम इस बेसिस पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, कहीं कहीं एरर आ जाता है। इसलिए हमने एक नया तरीका निकाला, जो एक्चुअल कारण है केमिकल रिएक्शन होने का, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। क्या कारण है केमिकल रिएक्शन का, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, ये केमिकल रिएक्शन बनाता है। और केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स ही होता है, रिडॉक्स, ठीक है ना। तो अब रिडॉक्स को हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझाना शुरू किया, ठीक है, और वो बना हमारा मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लेते हैं मॉडर्न थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, दिस इज अवर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो न्यूट्रल एटम है, चाहे वो आयन है, कोई भी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब समझ गए ना, स्पीसीज मतलब एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। आयन मतलब जिसके पास चार्ज होता है।
कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन दे, तो हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हमने क्या सिचुएशन बना ली, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, हाँ तो इसको याद कर लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी स्पीसीज हो, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उससे निकले इलेक्ट्रॉन, तो उसका हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, 1 ले, 2 ले, 10 ले, कितने भी ले, अगर उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और यही थ्योरी आगे बहुत चलने वाली है। समझ आ गई बात कि नहीं आया, आया ना। जैसे इसको मैं आपको समझाऊं, इसका एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर नोट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कोट करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जिससे, उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कौन सा चार्ज दिखा हमको, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है। ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है कि निशानी कौन बन गई, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज किसी आयन का, किसी स्पीसीज का, किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये समझ में आ रहा है भाई। किसी से इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालने का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्लस चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्लस चार्ज इंडिकेटर बन गया किसका, ऑक्सीडेशन का। जिसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो, जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है, एक आयन है जिसके ऊपर चार्ज है -3। कितना चार्ज है, -3। अब हमको ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन देंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकालेंगे ना। इसके पास पहले से कितना चार्ज था, -3। हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। एक पहले से था -3, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से 1 प्लस चार्ज बना, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, पहले -3 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। पहले -3, अब +1 आ गया, कितना चार्ज हो गया, -2। कितना हो गया, -2। 1 इलेक्ट्रॉन और निकालिए, एक और प्लस चार्ज आ गया, अब कितना नेट चार्ज हुआ, -1। 1 इलेक्ट्रॉन और निकालिए, कितना चार्ज हुआ, 0। तो पहले कितना था, -3। इलेक्ट्रॉन निकलने से यानी ऑक्सीडेशन होने से माइनस चार्ज का क्या होता है, डिक्रीज, माइनस चार्ज कम होती जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन के केस में प्लस चार्ज का क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। तो अगर किसी स्पीसीज का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और किसी स्पीसीज का नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो भी क्या बताएगा, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। सो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, increase in positive valency and decrease in नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है ना। पॉजिटिव वैलेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और नेगेटिव वैलेंसी क्या होगी, घटती जाएगी। आगे बात समझ में यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ की बात अगर की जाए चार्ज के बेसिस पर, तो रिडक्शन क्या चीज़ होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हम एग्जांपल कोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको समझ लीजिए। रिडक्शन क्या चीज़ है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन आया, रिडक्शन हो गया, एक माइनस चार्ज पैदा हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, और ज़्यादा रिडक्शन हुआ, तो एक माइनस से वो कितना माइनस बना? 2 माइनस। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 माइनस। यानी अगर माइनस चार्ज किसी स्पीसीज के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। यानी माइनस चार्ज इंडिकेटर किसका बन गया? रिडक्शन का। माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और माइनस चार्ज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? प्लस चार्ज के बारे में सोचिए, इसके पास पहले से चार्ज है +3, पहले से चार्ज है +3, एक इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? रिडक्शन। तो +3 पहले से था इसके पास चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिया तो अब कितना चार्ज हो जाएगा? ये आएगा तो एक माइनस चार्ज बढ़ेगा। +3 पहले से था, एक माइनस चार्ज आ गया तो कितना चार्ज हुआ? +2। एक और इलेक्ट्रॉन भेजिए, अब कितना चार्ज बचा? +1। तो पहले +3 था, इलेक्ट्रॉन के आने से प्लस चार्ज का क्या हुआ? कम। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज लेके आएगा, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, है ना? तो +3 पहले से था, एक माइनस आ गया तो कितना हो गया? +3 - 1 +2। समझ रहे हैं ना? सिंपल मैथमेटिक्स है, दिमाग लग जा रहा है ना? तो रिडक्शन के केस में माइनस चार्ज का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और प्लस चार्ज का क्या होगा? घटता जाएगा। तो यहां पर रिडक्शन की निशानी कौन बन गई? इसका उल्टा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी किसी स्पीसीज की बढ़ती जाएगी, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा ये? बोलिए। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल कुछ आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे हमने जिंक लिया, ठीक है, और जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जिंक में से कितने निकाल रहा हूं मैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो इस पे आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है? निकाल दिया है। जिंक पहले न्यूट्रल था, नेट चार्ज कुछ नहीं था, 0 था। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने अलग कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग करने से पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब देखिए, यहाँ का चार्ज कितना था? 0, और यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? +2। तो कौन सा चार्ज बढ़ा? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे भाई, जिंक का चार्ज 0 था, बाद में जिंक का चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या दिखाता है? कि जिंक का क्या हो गया है? वैसे भी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ये निकलने की निशानी हम किसको बना रहे हैं? चार्ज को। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा उसका क्या मान लेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरह देखिए, सोडियम है, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर प्लस आ गया, एक प्लस चार्ज आया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना था? 0, बाद में सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ गया तो प्लस चार्ज बढ़ा, प्लस चार्ज बढ़ा ना, इसलिए सोडियम का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है ना? आ रहा है समझ में ये चीज़? मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं आयरन लेता हूँ, आयरन का यहाँ पर मैं चार्ज ले रहा हूँ +2, Fe+2 होता है ना। हालांकि इसके 2 होते हैं, +2 भी होता है, +3 भी होता है, +1 भी होता है, 3 होते हैं। ज़्यादातर नॉर्मली आयरन किस स्टेट में मिलता है? +2। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैं और निकाल रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? ये पहले से +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, कितना हो गया? है? अरे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज आता है? बोलिए ना, ऐसे संकोच करोगे तो नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकलना, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये पहले से कितना चार्ज वाला था? +2, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1 क्यों होगा? +2 तो पहले से था, +2 उसके पास चार्ज पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो एक प्लस और बन गया ना उसमें, तो कितना हो गया? +3। कितना हो गया? +3। तो देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना था? +2, और बाद में चार्ज कितना हो गया?
तो क्या हुआ, चार्ज बढ़ा कि घटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, गड़बड़ होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव चार्ज का देखिए, MnO4-2, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने कि लिया, क्या करना है, देना है कि लेना है? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि देते हैं? ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा चार्ज बिल्डअप हुआ, एक प्लस, पहले से कितना था इसके पास, -2, तो कितना हो जाएगा, Mn चार्ज कितना हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस चार्ज का क्या हुआ, पहले -2 था, बाद में 1 हो गया, पहले 2 था, बाद में 1 हो गया, तो माइनस चार्ज का क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, घटा। माइनस चार्ज का क्या हुआ, पहले 2 था, बाद में 1 हो गया, तो घट गया ना। तो माइनस चार्ज जब घटता है तो क्या होता है, हाँ, तो प्लस चार्ज अगर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, माइनस चार्ज अगर घट रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इसी तरह सल्फर का देखिए, -2 चार्ज हमने दिया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना चार्ज आएगा, 0। तो पहले माइनस चार्ज 2 था, बाद में 0 हो गया, तो माइनस चार्ज बढ़ा कि घटा, घटा ना, पहले 2 था, बाद में 0 हो गया, तो घट गया। तो माइनस चार्ज घटता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल किसको दिखा रहे हैं, डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, और ये एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, समझ आ रही बात। अच्छा, यहां पर ले लेते हैं, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी इज रिडक्शन एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी इज रिडक्शन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैं एक क्लोरीन लूं और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो पहले इस पर चार्ज 0 था, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Cl-1। पहले कितना चार्ज था, 0, बाद में क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1, तो माइनस वाला चार्ज बढ़ा कि घटा, 0 से 1 हो गया तो बढ़ गया ना। तो जब भी नेगेटिव वैलेंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, याद रहेगा ये कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, बोलिए, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसी तरह MnO4-1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हुआ, MnO4-2, माइनस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए Fe3+ है, Fe3+ आयरन का, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कितना हो गया, Fe बोलिए, मार खाओगे ऐसे में। Fe3+ है, एक इलेक्ट्रॉन दिए, कितना हो जाएगा चार्ज, Fe कितना होगा, Fe कितना होगा, +2। अरे गधों, प्लस माइनस नहीं आता आपको, +3 पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक माइनस लेके आएगा ना, तो एक माइनस एक प्लस खत्म हो गया, कितने प्लस बचे, 2 प्लस बचा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज 3 था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 2, घटा प्लस चार्ज। तो पॉजिटिव वैलेंसी जब घटती है तो रिडक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। एंड दिस इज इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी है, चार्ज देख के बताना। ठीक है, इसी को हम एक दूसरे तरीके से नोट करेंगे जो ज़्यादातर हमको यूज़ करना है। अब हम आते हैं अपनी फाइनल थ्योरी पर। ठीक है, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के, यही चार्ज की कहानी, यही चार्ज की कहानी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना के मैं इसको अच्छे तरीके से लिखता हूँ। ठीक है,
सेकंड 2 हो गए थे ना, तीसरा लेते हैं, नोट करेंगे ये जो चार्ज की कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। और थर्ड स्टेप यहीं पर हम नोट कर रहे हैं कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होता है किसी का, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यही चीज़ है, ये चार्ज दिख रहा है ना आपको, चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ होता है? चार्ज ऑन एनी एटम, किसी एटम के ऊपर का चार्ज ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो ये देखिए यहाँ से ये डिक्रीज हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना। सो इसको हम लिखते हैं इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बढ़ोतरी होती है, समझ रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, चार्ज किसी भी एटम के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OH से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर को ON से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, जैसे +2 से +3 हो गया, बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और यही आपको याद रखना है क्योंकि हम इसी पर काम करने वाले हैं आगे। इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? ये बोलिए, यही आपको याद रखना है और इसी पर हमको काम करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ठीक है। तब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। और ये निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको इसके रूल अच्छे से आने चाहिए।